हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन एंड दिस इज़ ए लेवल 2 सेशन। सो ये उन बच्चों के लिए है जो अपना स्कोर इम्प्रूव करना चाहते हैं, जिन्होंने बेसिक लेवल का इंग्लिश कवर कर लिया है। सो इस सेशन में वी विल गो अहेड, वी विल डिस्कस द एडिटोरियल पेज एंड वी विल आल्सो गो अहेड एंड डिस्कस द बिजनेस पेज। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव फाउंड आउट सम हेडलाइंस व्हिच आई वांट टू डिस्कस विद यू so that we can go ahead and we can revise something. So let me first go ahead on page number, okay, page number 2, sorry, page number 3, and let us first look at what this man is saying. Okay, Bihar is the land of revolutionary political movements like Satyagraha, and this election will be a watershed moment in the current political discourse plagued by authoritarianism. अब देखते हैं कि ये जो आरजेडी के लीडर हैं तेजस्वी यादव, ये क्या कह रहे हैं कि बिहार किस चीज़ की भूमि रही है, बिहार किस चीज़ की भूमि रही है। रिवॉल्यूशनरी पॉलिटिकल मूवमेंट्स, क्रांतिकारी पॉलिटिकल आंदोलनों का भूमि रहा है, जैसे कि सत्याग्रह। और ये इलेक्शन कैसा होगा, एक वाटरशेड मोमेंट होगा, मतलब नियति बदलने वाला या ढर्रे को बदलने वाला, जो पैटर्न है उसको बदलने वाला। लेवल 1 के वीडियो में भी इसको डिस्कस किया है आज। तो एंड दिस इलेक्शन विल बी अ वाटरशेड मोमेंट इन द करंट पॉलिटिकल डिस्कोर्स। करंट पॉलिटिकल डिस्कोर्स मतलब करंट पॉलिटिकल पैटर्न, ट्रेंड, ये समझ लो आप, ठीक है। प्लेग्ड बाय ऑथोरिटेरियनिज्म, जो करंट पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, जो आज बात पॉलिटिक्स से काम करने का तरीका है, वो किस चीज़ के द्वारा प्लेग्ड है, किस चीज़ के द्वारा दूषित है, पॉल्यूटेड है? ऑथोरिटेरियनिज्म का। स्वामित्व, मैं ही इकलौता मालिक हूँ, या इस तरीके का, मेरी बात सुनो, इस तरीके की चीज़ ये कह रहे हैं। प्लेग्ड बाई, प्लेग एक बीमारी होती है जो चूहों से फैलती है, ठीक है ना, वायरस से। तो इस चीज़ से पॉलिटिकल डिस्कोर्स प्लेग्ड हो गया है। सो दिस वाज अ थिंग विच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। नाउ लेट मी सी व्हाट इज़ देयर ऑन द अदर पेजेस। ओके, so on page number 6 I have got something for you. Let me move. Okay, page number 5 and here we are on page number 6. अभी देखो कि इसमें क्या लिखा है। हेल्थ वाइज हर्ड इम्यूनिटी अनवायबल ऑप्शन। मैंने आपको वायबल और अनवायबल बताया था। वायबल ऐसा चीज़ मतलब जो प्रैक्टिकल है, जो चीज़ सक्सेसफुल हो सकता है, जो काम कर सकता है, और अनवायबल का मतलब ये प्रैक्टिकल नहीं है, काम नहीं करेगा। ओके, तो आपको ये चीज़ रिवाइज हो गया। नाउ let's move to this editorial page. It's just taking a bit of time. So editorial page में जो सबसे अभी आपने देखा कि फार्म लॉज को पास करने के लिए, फार्म बिल्स को पास करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में काफ़ी रकस हुआ, काफ़ी हंगामा हुआ। तो देखो जो सबसे पहला ही आर्टिकल है, ये राजनाथ सिंह के द्वारा लिखा गया है, आवर डिफेंस मिनिस्टर। और उन्होंने क्या लिखा है, क्रिएटिंग अ न्यू फार्म इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आपको समझ में आ गया ना, कि सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं बल्कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड और सारी चीज़ें। शायद कहीं पे कोई लकड़ी काटने का काम कर रहा है, ड्रिल चला रहा है, तो प्लीज़ इग्नोर दैट। तो एक फार्म का नया इकोसिस्टम, सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी, उसका इकोसिस्टम। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, रिफॉर्म्स विल हेल्प फार्मर्स एंश्योर सेल्फ सफिशिएंसी। रिफॉर्म्स फार्मर्स को किस चीज़ में मदद करेगा, सेल्फ सफिशिएंट बनने में मदद करेगा, सेल्फ इंडिपेंडेंट। सेल्फ सफिशिएंट मतलब वो खुद आत्मनिर्भर, यही समझ लो। एंड सीमेंट इंडियाज पोजीशन इन द ग्लोबल मार्केट। इंडिया का पोजीशन ग्लोबल मार्केट में क्या करेंगे, सीमेंट करेंगे, मतलब पक्का करेंगे। तो सीमेंट एक नाउन है, लेकिन यहाँ पे कैसा काम हुआ इसका, वर्ब का। सो इसका हम लोग पहला, okay, let's go ahead and let's read the first paragraph of this article. With the passing of two landmark agriculture bills in parliament, राजनाथ सिंह अपने पार्टी के बिल को, ये एग्रीकल्चर बिल को लैंडमार्क एग्रीकल्चर बिल्स बोल रहे हैं, देख रहे हो ना। We have been able to take the next step towards our vision of transforming farmers into entrepreneurs. मतलब कि ये जो लैंडमार्क एग्रीकल्चर बिल है, इसके पास होने के साथ पार्लियामेंट में हम किस चीज़ में एबल हो गए हैं, अपना नेक्स्ट स्टेप अपने विज़न की तरफ, मतलब जो हमने जो अपना गोल सेट किया था उसके तरफ। और गोल किस चीज़ का था, ऑफ देखो यहाँ पे लगा हुआ है, ट्रांसफॉर्मिंग फार्मर्स इनटू एंटरप्रेन्योर्स। किसानों को एंटरप्रेन्योर्स के रूप में उनको ट्रांसफॉर्म करना था, जो बिजनेस माइंडेड होकर सोच सके, विद हायर इनकम्स एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है ना, फार्मर्स को
कैसे एंटरप्रेन्योर्स के रूप में ट्रांसफॉर्म करना था, जिनका हायर इनकम्स हो और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, सीमेंटिंग इंडियाज पोजीशन इन द ग्लोबल मार्केट एंड इंश्योरिंग, इंडिया का पोजीशन ग्लोबल मार्केट में सीमेंट करने के साथ साथ ये इंश्योर करना भी कि, और क्या इंश्योर करना, आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा किसी और दूसरी चीज़ों पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, इसके लिए। तो अब देखो, अभी कल येस्टरडे पार्लियामेंट में काफ़ी हंगामा हुआ और राज्यसभा एक रिस्पेक्टेड हाउस माना जाता है। लोग समझते हैं कि इसमें काफ़ी इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे और इस तरीके के लोग आते हैं। लोकसभा में तो क्रिमिनल्स भी पहुंच जाते हैं, तो लेकिन राज्यसभा ऐसा माना जाता है। और राज्यसभा में पहली बार इतना ज़्यादा हंगामा हुआ कल, इतनी ज़्यादा बदतमीजियाँ हुई। तो देखो क्या लिखा है, अंडरमाइनिंग पार्लियामेंट। मैंने बताया था जब आप किसी चीज़ को अंडरमाइन करते हो तो उसका रिस्पेक्ट, उसका इम्पोर्टेंस आप ख़त्म करते हो, कम करते हो। द गवर्नमेंट्स रश टू पास की फार्म बिल्स एंड द ऑपोजिशंस कंडक्ट वर रॉन्ग। गवर्नमेंट की जल्दीबाजी, रश किस चीज़ के लिए, इम्पॉर्टेंट फार्म बिल्स को पास करने के लिए, और ऑपोजिशन का जो कंडक्ट था, ऑपोजिशन ने जिस तरीके से बिहेव किया, अपना चरित्र दिखाया, ये दोनों ही गलत थे। लेट अस रीड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस आर्टिकल। ऑन संडे द राज्यसभा पास्ड द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। फैसिलिटेशन का तो मतलब आपको पता है, and the farmers empowerment and protection agreement on price assurance and farm services। क्या लिखा है, प्राइस का अश्योरेंस, गवर्नमेंट प्राइस अश्योर करती है, निश्चित करती है, सुनिश्चित करती है किसको, फार्मर्स को। और फार्म सर्विसेज बिल, ये तो बिल के बारे में हो गया। अब देखो क्या लिखा है आगे, दिस न्यूज़पेपर हैज सपोर्टेड द गवर्नमेंट्स एफर्ट टू ब्रिंग अबाउट अ न्यू लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी आर्किटेक्चर। देखो, ब्रिंग अ न्यू लेजिस्लेटिव नहीं लिखा है, ब्रिंग अबाउट। चेंज के साथ हम लोग हमेशा अबाउट लगाते हैं, सिर्फ ब्रिंग नहीं लगा देते हैं। तो ब्रिंग अबाउट अ न्यू लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी आर्किटेक्चर फॉर एग्रीकल्चर, कि ये अखबार जो है, गवर्नमेंट का ये जो एफर्ट्स हो रहा है, प्रयास हो रहे हैं किस चीज़ के लिए, लेजिस्लेटिव और पॉलिसी आर्किटेक्चर जो है एग्रीकल्चर को लेकर, उसको बदलने के लिए। और क्यों बदलना चाहते हैं और किस रूप में बदलना चाहते हैं, एज ए मेथड टू एम्पावर फार्मर्स। मतलब लेजिस्लेटिव और पॉलिसी आर्किटेक्चर को एक मेथड बनाना चाहते हैं फार्मर्स को एम्पावर करने के लिए। बट एज फार एज लेजिस्लेशन इज कंसर्न्ड, बट जहाँ तक लेजिस्लेशन का लॉ बनाने का सवाल है, बट एज फार एज लेजिस्लेशन इज कंसर्न्ड, जहाँ तक लेजिस्लेशन कंसर्न्ड है, देयर इज बोथ कंटेंट एंड प्रोसेस। मतलब लॉ बनाने में दोनों ही चीज़ें चाहिए, कंटेंट, सेटिस्फैक्शन, रजामंदी, और प्रोसेस, जो प्रोसेस है उसको भी फॉलो किया जाना चाहिए। एंड ऑन संडे देयर इज लिटिल डाउट दैट द प्रोसेस वाज अंडरमाइंड, रिफ्लेक्टिंग पुअरली ऑन द इंडियाज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और कहता है कि संडे को लिटिल डाउट है, मतलब थोड़ी शंका है कि जो प्रोसेस है, पार्लियामेंट्री प्रोसेस, उसको धूमिल ना किया गया, उसको लेस इंपॉर्टेंट, उसका इंपॉर्टेंस कम नहीं किया गया। मतलब पूरा विश्वास है संडे को कि देखो, कोई चीज़ पूरे प्योर रूप से हुआ है तो उसको कैसे लिखा है कि लिटिल डाउट है कि प्रोसेस अंडरमाइन हुआ, मतलब कि प्रोसेस अंडरमाइन हुआ ही, जो कि किस चीज़ पे पुअरली रिफ्लेक्ट करता है, जो किस चीज़ को पुअर दर्शाता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को। ऑलराइट, नाउ लेट मी मूव टू दिस हेडलाइन व्हिच सेज, एट द यूनाइटेड नेशंस द क्वेस्ट फॉर न्यू मल्टीलैटरलिज्म। वर्ल्ड बाईलैटरल हो गया कुछ दिनों के लिए। बाईलैटरल मैंने आपको बताया था, एक पोल हो गया यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरा पोल हो गया यूएसएसआर, ठीक है ना, ओके, दूसरा पोल हो गया यूएसएसआर। अभी चाइना भाई साहब भी इसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी यूएन में किस चीज़ की चाह है, कि क्या चीज़ लोग एकदम दिलोजान से करना चाह रहे हैं, किस चीज़ की तलाश में है, मल्टीलैटरलिज्म की, ठीक है ना। ज़रा देखते हैं कि क्या लिखा है यहाँ पे। और ये देखो, इस न्यूज़ को पढ़ने का एक तो आपका इंग्लिश थोड़ा मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ, दूसरा आप देखो कि टॉप लेवल्स पे कैसे काम होता है। ये डायरेक्टली एग्ज़ाम में नहीं आएगा, बट एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगा आपकी। कम सितंबर आने दो, ठीक है ना, और या सितंबर आने के साथ। देख लिए कैसे लिखा है, कम सितंबर द यूनाइटेड नेशन शिफ्ट्स गियर्स, यूनाइटेड नेशन अपने गियर बदलेगा। ओपन स्पेसेज एट इट्स प्रेमाइसेस गिव वे टू टाइटली कॉन्फ़िगर्ड बूथ्स फॉर बैकरूम डिप्लोमेसी। कहता है इसके
इसके जो ओपन स्पेसेस हैं इसके प्रेमाइसेस पे, वो गिव वे करते हैं टाइटली कन्फिगर्ड बूथ्स को। मतलब उनके जगह पे जो ओपन स्पेसेस हैं वहाँ पे क्या आ जाते हैं, टाइटली कन्फिगर्ड बूथ्स, मतलब पूरा बढ़िया से बनाया हुआ बूथ। किस चीज़ के लिए, बैक रूम डिप्लोमेसी के लिए। फ्रंट पे जो कूटनीति हो रही है और पीठ के पीछे जो आपस में पर्सनल लेवल पे कूटनीति हो रही है, उसी को बोला गया है बैक रूम डिप्लोमेसी। ठीक है। द जनरल असेंबली हॉल्स बिकम ए प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक डिप्लोमेसी। आपने देखा होगा कि कभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं, कभी कोई और प्राइम मिनिस्टर इंडिया के जाके, वो जनरल असेंबली हॉल होता है यूनाइटेड नेशंस का। ओके, वहाँ पे वो भाषण देते हैं। तो द जनरल असेंबली हॉल बिकम्स अ प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक डिप्लोमेसी। पब्लिक के सामने दिखाने वाली डिप्लोमेसी के लिए ये जनरल असेंबली हॉल प्लेटफॉर्म बन जाता है। और बैक रूम के लिए क्या देखा आपने, अलग अलग बूथ बन जाते हैं। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ हश्ड कॉन्वर्सेशंस, कैसे कन्वर्सेशंस, हश्ड, जब फुसफुसा के धीमी आवाज़ में आप बात करते हैं तो उसको बोलते हैं हश करना। तो ये जो कॉम्बिनेशन है हश्ड कॉन्वर्सेशंस का बैक रूम में, मतलब बैकरूम में जब आदमी बात करेगा तो क्या करेगा, सबसे छुपा के दबी आवाज़ में बात करेगा। और लाउड प्रोक्लेमेशंस फ्रॉम पब्लिक प्लेटफॉर्म्स, और जब पब्लिक प्लेटफॉर्म से बोलेगा तो अपने जो मुद्दे हैं उनको प्रोक्लेम करेगा, मतलब उस पर लाउड तरीके से, जोरदार तरीके से दावा करेगा। तो ये दोनों ही चीज़ें क्या करती हैं, अट्रैक्ट्स मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स। करीब करीब दुनिया भर से 100 देशों के हेड आते हैं यहाँ पे। दिस डुअल फॉर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक एंडेवर्स, मतलब दिस डुअल फॉर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक एंडेवर्स मतलब डिप्लोमेटिक प्रयास, आपको तो पता ही है। तो दिस डुअल फॉर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक एंडेवर्स मेक द हाई लेवल वीक और द लीडर्स वीक यूनिक। और ये जो दोनों तरह का डिप्लोमेटिक एंडेवर्स चलता है, डिप्लोमेटिक प्रयास चलते रहते हैं, यही इस हाई लेवल वीक या लीडर्स वीक को यूनिक बनाता है। व्हाइल द रेटोरिक ऑफ द जनरल डिबेट मेक्स फॉर मीडिया हेडलाइंस, रेटोरिक देखो फिर से आ गया आपका, मतलब कि जनरल डिबेट किस मुद्दे पर होने वाला है, किस पृष्ठभूमि में, बैकग्राउंड में होने वाला है, ये तो मीडिया का हेडलाइंस बनता है। इट इज़ इंडिविजुअल एंड ग्रुप मीटिंग्स अवे फ्रॉम द लाइमलाइट दैट एड बैलेस्ट। सबसे पहले ये देख लो, बैलेस्ट ये क्या होता है ना, कि नाव को भारी बनाने के लिए उसमें कुछ कुछ वेट भी लगाते हैं, या फिर हॉट एयर बलून देखा है आपने, उसमें भी वेट लगाते हैं ताकि वो बहुत ऊपर ना उड़ जाए, उसी को बैलेस्ट बोलते हैं। अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है एच.सी. वर्मा का, तो उसमें एक क्वेश्चन है जिसमें इसी तरीके के पैराशूट से या उससे बैलेस्ट को नीचे गिराया जाता है, इतने इतने केजी का बैग नीचे गिराया जाता है और पता करना रहता है कि इसका एक्सेलरेशन कितना ऊपर बढ़ेगा। सो दैट इज़ वन थिंग, मैंने वहाँ से सीखा था, आप यहाँ से सीख लो कि जब भी कोई चीज़ में बैलेस्ट ऐड होगा मतलब उसमें वेट ऐड होगा। और मान लो किसी बातचीत में, किसी डिस्कशन में वेट ऐड हो रहा है, मतलब अच्छी बातें हो रही हैं उसमें। तो कहता है कि जो जनरल डिबेट का बैकग्राउंड रहता है और टॉपिक्स रहते हैं वो तो मीडिया हेडलाइंस बनाते हैं, लेकिन ये जो इंडिविजुअल और ग्रुप मीटिंग्स होते हैं, जो लाइमलाइट से दूर होते हैं, सबके चकाचौंध से दूर होते हैं, ये कंटेंट ऐड करते हैं। इसमें मूल्यवान बातें होती हैं, सार्थक बातें होती हैं। सार्थक बातें तो वहाँ भी होती हैं, मतलब ऐसी बातें होती हैं जो सच में इफेक्ट लाती हैं ज़मीन पर। ऑलराइट, सो आपने वो देख लिया बैलेस्ट का यूज़। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, ऑन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, फिर से एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात हो गई यहाँ पे। देखो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ट्रेड विद कॉशन। ट्रेड विद कॉशन मतलब सावधानी से चलना। तो चलने के लिए तो हम लोग वॉक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मान लो कि कोई टाइट रोप है, रस्सी पे देखो ना आप लोग कैसे चलते हैं डंडा लेकर हाथ में, तो वो ट्रेड करते हैं। समझ में आया कैसे सावधानी से चलने को हम लोग कहना करते हैं। तो आप इस वर्ड को याद रखो, थ्रेड नहीं है ये, ट्रेड है। तो ऑन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इट्स इंपॉर्टेंट टू ट्रेड विद कॉशन। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पे ये ज़रूरी है कि सावधानी से कदम फूंक फूंक कर रखे जाएं। अब ज़रा देखो क्या लिखा है यहाँ पे, यूनियन मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल हैज़ रिजाइंड, उन्होंने रिजाइन कर दिया है, हैज़ रिजाइंड, साइटिंग हर डिस्ट्रेस विद द ग्रोइंग डिसकंटेंट अमंग पंजाब्स फार्मर। क्या चीज़ को कोट करते हुए, क्या चीज़ का वजह देते हुए, क्या चीज़ का हवाला देते हुए, साइटिंग हर डिस्ट्रेस विद द ग्रोइंग डिसकंटेंट अमंग पंजाब फार्मर, पंजाब के फार्मर में जो ये असंतोष बढ़ रहा है, डिसकंटेंट बढ़ रहा है, उससे वह दुखी थी, व्यथित थी, अपने व्यथा को कोट करते हुए, उसका कारण देते हुए। देखिए कैसे लिखा गया है,
While her party, the Shiromani Akali Dal, will remain in the NDA alliance. ये एनडीए के अलायंस में उनकी पार्टी शिरोमणि अकाली दल, उसमें वो उनकी पार्टी रहेगी। अब हरसिमरत कौर बादल कौन सी मिनिस्टर हैं? तो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं। व्हाट शी हैज़ डन इज़ नोन एज पॉलिटिकल पोजिशनिंग। जो उन्होंने किया है इसको किस नाम से जाना जाता है? पॉलिटिकल पोजिशनिंग से। पॉलिटिक्स में अपना पोजिशन क्लियर करना कहते हैं इसको। दैट इज़ व्हाट द शिवसेना एंड तेलुगु देशम पार्टी हैड डन अर्लियर। और बिल्कुल यही चीज़ शिवसेना और तेलुगु देशम पार्टी ने पहले किया था। TDP leaders resigned from cabinet a year before the 2019 elections in आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 2019 के इलेक्शन से एक साल पहले कैबिनेट से TDP के नेता, तेलुगु देशम पार्टी के नेता रिज़ाइन कर दिए थे। द TDP लॉस्ट द इलेक्शन बैडली। TDP जो है इलेक्शन बैडली हार गया। इन कॉन्ट्रास्ट SS मिनिस्टर, शिवसेना मिनिस्टर्स रिमेन्ड इन द कैबिनेट टिल द एंड। शिवसेना के मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन नहीं किया था, वो कैबिनेट में टिल द एंड रहे। दे कंटेस्टेड द 2019 असेंबली इलेक्शंस विद द भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने 2019 का असेंबली इलेक्शंस बीजेपी के साथ लड़ा। बट स्मेलिंग पावर इन द स्टेट क्विट। लेकिन जैसे ही उनको पावर की बू आई, सत्ता की खुशबू आई, उन्होंने सत्ता की खुशबू के आगे क्या किया? बीजेपी का साथ छोड़ दिया। So that was here. Let me see what's the time. Okay, still we have some time left. So now let us read one more article related to parliamentary affairs, laws, articles, legislation, all that. So see, if you have the habit of reading the newspaper daily, अगर आपको newspaper रोज पढ़ने की आदत है, then what will happen that you will start going through these articles, at least one paragraph, and you will start knowing your constitution, the process of parliament, the process of elections much better. और ये सारे करने से आपके जीए में कम से कम 10 नंबर का तो सॉलिड इजाफा हो जाएगा, और 10 नंबर तो आपकी ज़िंदगी बना सकता है। क्या लिखा है यहाँ पे? द सेंटर मस्ट फॉलो ड्यू प्रोसेसेस। ड्यू प्रोसेसेस मतलब रिक्वायर्ड प्रोसेसेस, जो प्रोसेसेस मेंशन्ड हैं, जो प्रोसेसेस जरूरी हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, व्हिच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेड्स, जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? हेड करते हैं। हैज़ नॉट मेट इवन वंस इन द पास्ट 5 years। उसने पास्ट 5 सालों में एक बार भी नहीं, हैज़ नॉट मेन इवन वंस, एक बार भी नहीं मिला है। विद ऑल इट्स 47 मेंबर्स इन अटेंडेंस। और कैसे नहीं मिला है? अपने 47 मेंबर्स के अटेंडेंस के साथ, मतलब सारे मेंबर्स जब प्रेजेंट हों, ऐसे कभी नहीं मिला है। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री इन्फॉर्म द राज्यसभा रिसेंटली। ठीक है ना? जो यूनियन मिनिस्ट्री है एनवायरनमेंट का, फॉरेस्ट का और क्लाइमेट चेंज का, उसने राज्यसभा को ऐसा हाल में बताया है कि ये कभी नहीं मिला है। ओनली अ स्टैंडिंग कमिटी ऑफ NBWL। अब देखो NBWL जो है, इसका एक स्टैंडिंग कमेटी, अब पार्लियामेंट में कई सारी कमिटीज़ होती हैं और इससे भी क्वेश्चन आते हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी। तो ओनली अ स्टैंडिंग कमेटी NBWL विच इज़ ऑथोराइज टू एक्सरसाइज द बोर्ड्स पावर मेट 23 times। एक ऐसा स्टैंडिंग कमेटी जिसको अथॉरिटी दिया गया है, ऑथोराइज किया गया है बोर्ड के पावर्स को यूज़ करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। पावर्स को आप हमेशा एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज द बोर्ड्स पावर मेट 23 times बिटवीन 2015-16 टू 2019-20। ये ऐसा कमिटी सिर्फ 2015-16 से लेकर 2019-20 तक 23 बार मिल चुका है। During this period, a report in this newspaper said 680 projects were granted wildlife clearance। और इस पीरियड में एक रिपोर्ट इसी न्यूज़पेपर का क्या कहा है, क्या छापा है कि 680 प्रोजेक्ट्स को ग्रांट किया गया है वाइल्ड लाइफ का क्लियरेंस। Alright, so I think that will be all in this session, guys, and you have enjoyed the session. Keep watching, keep learning, and stay safe.